चलो करें, स्टार्ट करें, करें, स्टार्ट करें। वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन। चलो सर, हम पढ़ रहे थे सप्लाई के बारे में, और सप्लाई में 7(1)A आई थिंक डिस्कस हो गया था, 7(1)B भी डिस्कस हो गया था, है ना। 7(1)C से हमने स्टार्ट करना है शायद। 7(1) ए हो गया था, हाँ, ए भी हो गया था, हाँ, और बी भी हो गया था। 7(1)A में क्या बोलता था? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, ये सब कुछ। और फिर मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको हम बोलते थे सप्लाई। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, किसको बिजनेस बोला जाता है, ये भी डिस्कशन हुआ था। ये भी डिस्कशन हुआ था। ठीक है। और उसके बाद 7(1)AA, इसमें क्या पढ़ा था हमने? 7(1)AA का मतलब था, 7(1)AA का मतलब था कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, वो अपने मेंबर्स को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या देता है? सप्लाई करता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज देता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, उसके साथ ट्रांजेक्शन करता है, तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, हम उसको सप्लाई मानेंगे, ये रहा। बट वो कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए? फॉर कैश होना चाहिए, या फॉर डेफर्ड पेमेंट, या फॉर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बोले तो या तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कोई एक्ट करेगा, या फॉर वियरेंस कुछ वैसा रहेगा। ठीक है। फिर 7(1)B का मतलब क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या था कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, 7(1)B में उस चीज को सप्लाई तभी माना जाएगा जब पहली बात तो सर्विस होनी चाहिए, उसका इंपोर्ट होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर विदाउट कंसिडरेशन आपने सर्विस इंपोर्ट करी तो वो 7(1)B के हिसाब से क्या नहीं है? सप्लाई नहीं है। बट अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा, फॉर कंसिडरेशन करा, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए ना हो। अभी देखो आवाज ठीक है? चाहे वो बिजनेस के लिए हो या चाहे वो बिजनेस के लिए ना हो, हम उसको क्या मानेंगे? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस को फिर हम सप्लाई मानेंगे। तो पहली बोला मैंने पहली बात क्या बोली? एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, दूसरा इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। 7(1)B में सप्लाई तभी ही माना जाएगा अगर सर्विस इंपोर्ट हुई है कंसिडरेशन के साथ। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर 7(1)B एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे आप बिजनेस के लिए करो चाहे आप बिजनेस के लिए ना करो, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। तो इसमें हमने क्या बोला था? लोकेशन ऑफ सप्लायर का होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का होना चाहिए इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होना चाहिए? इन इंडिया। इन इंडिया। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होगा, ये सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूं, तभी टैक्सेबल होगा अगर वो किसके लिए होगा? फॉर कंसिडरेशन। अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, यानी उस पर जीएसटी लेवी नहीं आएगा। फ्री इंपोर्ट सर्विस इज नॉट लायबल टू जीएसटी अनलेस मेंशन इन पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। तो आज शेड्यूल 1 का पैरा 4 देखेंगे, अगर उसमें शेड्यूल 1 में कौन सा केस दिया हुआ है पैरा 4 में, और कौन से वाले केस को ये कवर करना चाह रहा है, तो उसको देखेंगे। इवन इफ सर्विस इज इंपोर्टेड फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर मान लो आप पर्सनल पर्पस के लिए भी, अगर मान लो आप सर्विस को इंपोर्ट करते हो तो भी उसे सप्लाई माना जाता है। पर मैंने बोला था आगे एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में एक केस ऐसा आएगा, अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, मतलब सर्विस लेने वाला कौन है? इंडिविजुअल। सर्विस देने वाला कौन है? इंडिविजुअल। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है और फॉर पर्पस अदर देन बिजनेस हो रहा है, यानी पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है, तो उस केस में हम सिर्फ क्या करेंगे? उस केस में हम उसको एग्जेम्पशन में कवर करेंगे और वहां पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 7(1)B तक टोटली हुआ था मेरे हिसाब से। अभी उसके आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ 7(1)C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहां से भी आगे और इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होना है। हेडिंग बनाइए सेक्शन 7(1)C, सेक्शन 7(1)C, और लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसकी हेडिंग दो, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, और इसे हम बोलेंगे
डीम्ड सप्लाई, क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई। एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई। क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई। कुणाल कह रहे सर आज गुस्से में क्यों हो आप? मैं तो नहीं हूं गुस्से में, कुछ भी, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी यार, ऐसे गुस्से में नहीं। आर्यन आज रात को कर लियो, 9 नहीं, 9 नहीं, 10 साढ़े 10 के बीच में, 10 बजे के आसपास कर। एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो एक्टिविटीज है ना, इनको मान लेंगे कि ये सप्लाई है। मेरे साथ बोलो, इन एक्टिविटीज को मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई है। यानी यहां पर आपको लगे कि सप्लाई हुई है या नहीं हुई है, डजेंट मैटर एट ऑल। लॉ बोल रहा है हम इन ट्रांजेक्शन्स को मान लेंगे कि ये सप्लाई है, हम इन ट्रांजेक्शन्स को मान लेंगे कि ये सप्लाई है। ठीक है, यानी कि चाहे यहां पर आपको लगे कि सप्लाई हो रही है, चाहे आपको ना लगे कि ये सप्लाई हो रही है, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि सर ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, ये सप्लाई मानी जाएगी। तो इसमें देखो क्या लिखा है 7(1)(c) के अंदर, क्या लिखा है, पढ़ना पढ़ना। इट प्रोवाइड्स दैट, it provides that supply includes the activities, supply includes the activities specified in schedule 2, specified in schedule 1, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अच्छा, एक चीज मेरे को डाउट था कि उस दिन जब मैं तुम्हें वो जीएसटीआर 1 वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, जीएसटीआर 1, और वो मतलब समझा रहा था कैसे इधर से स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जाती है और फिर उधर से उसके ऑटोमेटिकली इनपुट जनरेट हो जाता है। जब शाम वाली क्लास हो रही थी ऑटोमेटिकली कैसे उसका इनपुट जनरेट हो जाता है, फिर वो 3B फाइल करता है। तो मैंने वहां पर मेरे को किसी बच्चे ने बोला कि वहां पर मैंने गलती से 2A लिखवा दिया है, तो वो 2B है, मतलब जीएसटीआर 2B होता है। जीएसटीआर 1 तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होगी जो सप्लायर फाइल करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो उसका इनपुट बनता रहता है वो जीएसटीआर 2B होगा। अगर मैंने गलती से वहां पर कहीं पर A बोला है तो वहां B कर लेना, बस 2B है वो, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 1 2B 3B। इट प्रोवाइड्स दैट सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, Schedule 1 made or agreed to be made or agreed to be made without a consideration, made or agreed to be made without a consideration, made or agreed to be made without a consideration। आज शाम को कर दूंगा काजल, अभी ये क्लास खत्म करते मेरी दोबारा क्लास है 12th की, उसके बाद मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं कर दूंगा। मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। अब मेरी बात को आराम से समझना, ये क्या बोलता है सर, 7(1)(c) बोलता है कि यहां पर शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज लिखी गई हैं और उन एक्टिविटीज को सप्लाई मान लिया जाएगा अगर वो की गई है विदाउट अ कंसिडरेशन, विदाउट अ कंसिडरेशन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, दिमाग खोल कर जवाब दीजिएगा। अगर बुद्धि चलेगी तो आंसर आएगा, अगर बुद्धि नहीं चलेगी तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू, प्लीज लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक एक्टिविटी का नाम बताता हूं, जैसे ऐसे समझ लो शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज कोई एक्टिविटी लिखी है, मेरी बात को आराम से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज कोई एक्टिविटी लिखी है, बोले इट प्रोवाइड्स दैट सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, यानी जो एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में दी गई है
जो एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में दी गई हैं, जो एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में दी गई हैं, अगर वो एक्टिविटीज आप विदाउट अ कंसीडरेशन करते हो तो हम उसको 7(1)(c) के हिसाब से सप्लाई मान लेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैंने ये शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज मैंने फॉर अ कंसीडरेशन करी, तो मतलब इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? उसको सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे? तो उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई और नॉट। सर उसको परफेक्ट आंसर सर, उसको भी सप्लाई मानेंगे, बट 7(1)(c) के हिसाब से नहीं होगा। वो तो पहले ही 7(1)(a) में कवर हो गया होगा ना, क्योंकि 7(1)(a) में तो था ही फॉर कंसिडरेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो तो वहीं आ गया था। हम तो यहां पर उन एक्टिविटीज को लेकर आ रहे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन के केस में हम इन एक्टिविटीज को सप्लाई मान लेंगे। और मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, 7(1)(c) में जो एक्टिविटीज मैं पढ़ाऊंगा, यानी जो पैरा में पढ़ाऊंगा, पैरा 1 में ये एक्टिविटी है, पैरा 2 में ये एक्टिविटी है, जितनी एक्टिविटीज पढ़ोगे सिर्फ इतनी ही सप्लाई मानी जाएगी। यानी इसके अलावा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इसका 7(1)(c) का। 7(1)(c) बोलता है शेड्यूल 1 में जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज दी गई हैं वो विदाउट अ कंसिडरेशन होंगी, तो हम उन्हें तब भी क्या मान लेंगे? सप्लाई। क्योंकि अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है तो वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, वो वैसे भी 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई बन जाएगा। बट अगर वो विदाउट अ कंसिडरेशन है तो भी हम कुछ ट्रांजेक्शन को सप्लाई की कैटेगरी में कवर करेंगे। क्यों करेंगे, मैं साथ साथ लॉजिक देता चलूंगा कि हर एक्टिविटी को क्यों कवर किया गया है। और जितनी एक्टिविटी 7(1)(c) के शेड्यूल 1 में पढ़ोगे, बस यही ही एक्टिविटीज हैं जिनको विदाउट अ कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा कोई एक्टिविटी अगर आप विदाउट अ कंसिडरेशन देखते हो तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, 7(1)(c) जिन एक्टिविटीज की बात करेगा वो अगर विदाउट अ कंसिडरेशन सप्लाई होंगी तो बस उन्हें ही सप्लाई माना जा रहा है एज पर 7(1)(c। मतलब अपनी तरफ से किसी को भी सप्लाई मत मानने बैठ जाना। जो ट्रांजेक्शन 7(1)(c) में दी गई हैं, शेड्यूल 1 में मतलब दी गई हैं, वही ट्रांजेक्शन सिर्फ ओनली एंड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इफ दे आर मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। ठीक है। चलो अब समझो आराम से जरा। सबसे पहला इसका पैरा पढ़ाने जा रहे हैं, पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 1 लिखो। परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, और डिस्पोजल ऑफ business assets where, very important word, where input tax credit, where input tax credit has been availed on such assets। क्या बोला ये? समझना, बहुत आराम से समझना, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपने किसी एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। वर्ड सेल यूज नहीं हुआ है, वर्ड क्या यूज हुआ है? ट्रांसफर। आप बोले मैंने बेचा नहीं है, हाँ तो बेचने की बात भी नहीं हो रही है। अगर आपने उसको बिजनेस से परमानेंटली रिमूव कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, और ऐसी बिजनेस एसेट ऐसी बिजनेस एसेट जिस पर आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हो, तो जैसे ही आप उसको परमानेंटली रिमूव करोगे ना, लॉ बोलता है इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई एंड व्हेनेवर यू रिमूव इट फ्रॉम द बिजनेस, आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। यानी आप उसको क्या मान लोगे? सप्लाई मानोगे एंड जीएसटी विल बी लेविएबल ऑन दैट। सर एग्जांपल से समझाओ। आपने देखा कई बारी ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कोई पर्सनल चीज लेनी, मतलब कोई ऐसी पर्सनल गुड्स खरीदना होता है या कोई भी पर्सनल कोई चीज खरीदनी होती है, लेट से मान लो मेरे को मोबाइल खरीदना है, या मेरे को एसी खरीदना है, या मेरे को कोई ऐसा बिजनेस मतलब कुछ ऐसा एसेट ही खरीदना है, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस के
जीएसटी नंबर पे ले लो ताकि इनपुट का फायदा हो जाएगा। सुना है ऐसा आपने कि लोग उसको बिजनेस के फर्म के नंबर पे ले लेते हैं, फर्म के नाम पे लेते हैं, जबकि उसको यूज पर्सनल में कर रहे हैं, उसको यूज बिजनेस में नहीं कर रहे। उसको यूज बिजनेस में नहीं कर रहे हैं वो लोग, यूज उसको पर्सनल में कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे को 3 एसी लेने थे, ठीक है, 2 मेरे को कोचिंग में लगवाने थे, 1 मेरे को घर में चाहिए था, तो मैंने तीनों एसी फर्म के नाम पे ले लिए, अपने जीएसटी नंबर पे ले लिए, जिससे क्या होगा, मैं इनपुट क्लेम कर लूंगा। अब 3 एसी बिजनेस में आए, उसमें से 1 मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर गया, कहां पे, घर पे। जैसे ही वो घर पे रिमूव होगा ना, लॉ बोलता है तूने इसका आईटीसी लिया था ना पहले, तो अब जब तू इसको घर में लेके जा रहा है ना, तो ये सप्लाई माना जाएगा और तू इस पे जीएसटी चार्ज करेगा। सर कहां होता है ऐसा? मैं फिर बोल रहा हूं, लॉ बना हुआ है पर कोई करता नहीं है, क्योंकि ये सब तो चोरी चल रही है ना एक तरीके से यार। ये तो सबको ही पता है ना कि अब जैसे मान लो मैं हूं, मैंने ये सिस्टम बनवाया जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो इसको पर्सनल पर्पस में यूज कर रहा हूं, बिजनेस में यूज कर रहा हूं, बिजनेस में यूज कर रहा हूं। पर मान लो अब मेरे घर में एक एसी लग रहा है यहाँ पे, अब ये जो एसी लग रहा है ये पर्सनल यूज में यूज हो रहा है ना, तो ये जो एसी लगा हुआ है इस पर्सनल यूज के लिए, पर मैंने ये एसी भी किस पे खरीदा, मान लो फर्म के नाम पे खरीदा, तो लॉ बोलता है जैसे ही आप इसको बिजनेस से रिमूव करोगे, परमानेंटली ट्रांसफर करोगे, हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। एक्चुअल में होना यही चाहिए, लोग करते नहीं है, चोरी होती है मार्केट में, बहुत भयंकर लेवल पे होती है ये वाली। अब जिसका पकड़ में आ जाए, जिसका पकड़ में ना आए ना आए, मैंने पहले ही बोला है। बट लॉ इसको क्या मान रहा है कि यहां पर इसे सप्लाई माना जाएगा। तो अगर बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होती होंगी ना, तो बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन में लॉ इन चीजों पर नजर रखता है, ठीक है। देखो छोटी ट्रांजैक्शन पे लॉ नहीं देखता, लॉ मेरा एक एसी डिपार्टमेंट मेरे एक एसी के पीछे भागने नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो पकड़ भी लेगा तो कितना ही एसी में 28% जीएसटी है, तो कितना ही बचा लूंगा मैं, 40,000 का एसी है तो उसमें 28% 8-10 हजार रुपए, तो उसके लिए चिंदी चोरी करने डिपार्टमेंट नहीं भागता, ठीक है। बट लॉ बोल रहा है कि अगर आपने कोई बिजनेस एसेट बिजनेस में लेकर आए, जिसका आपने आईटीसी ले लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका आपने आईटीसी ले लिया था, अगर सर मैंने कोई एसेट लाया और मैंने उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया था, फिर मैंने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ तब सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बताइए तब सप्लाई माना जाएगा नहीं माना जाएगा? कौन सी वॉइस में ग्लिच हो रहा है? कुछ इशू है क्या वीडियो में या ऑडियो में कुछ भी? बताओ, आवाज कट रही है? तुम लोग को पता नहीं कौन कौन से ग्लिच, तुम लोग को पता नहीं कौन कौन से ग्लिच। सही तो आ रही है यार आवाज, तुम मजे ले रहे हो बेमतलब के। तुम लोग को पता नहीं कौन कौन से ग्लिच, सही तो आ रही है यार आवाज, तुम मजे ले रहे हो बेमतलब के। तुम लोग को पता नहीं कौन कौन से ग्लिच। ये देखिए रिपीट हो रही है बार बार आवाज, चेक कर रहा था मैं अपने फोन में। हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर 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 आपने किसी बिजनेस एसेट पे आईटीसी नहीं लिया है, फिर आपने उसे परमानेंटली रिमूव कर दिया, भाई मैं एसी खरीद के लाया था, मैंने आईटीसी अवेल नहीं किया, फिर मैं वो एसी घर में लगा गया, मैं लेके आ गया, तो क्या तब उसको सप्लाई मानेंगे? लॉ बोलते नहीं, तब हमें सप्लाई नहीं मानना। एक बात बताऊं, ये वाला क्लॉज क्यों डला, इसी में इसका लॉजिक है कि वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, लॉ बोलता है हमने तेरे को आईटीसी का बेनिफिट इसलिए दिया था कि कल को अगर तू कोई एसेट लेकर आएगा तो इससे माल बनाकर आगे बेचेगा, तू हमें जीएसटी देगा। अगर कोई गुड्स लेकर आएगा, कोई इनपुट लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा, कोई इनपुट लेकर आएगा, तो उसका तूने आईटीसी लिया होगा, उसका तूने आईटीसी लिया होगा। जब आईटीसी लिया होगा तो लाके बना के आगे बेचेगा, तो जब बना के आगे बेचेगा तब भी तू यहां पर आउटपुट जीएसटी हमें देगा। तो तेरे को सेट ऑफ करने के लिए हमने फायदा दिया था ना, तूने तो मजे ले लिए। तूने क्या करा, आईटीसी अवेल करा, अच्छा आईटीसी के पैसे जेब में डाले और फिर इसको यूज करने लग गया घर में, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया इसको। लॉ बोलता है फिर हम इसे क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, जीएसटी दे भाई इस पे। अगर तूने आईटीसी ही नहीं लिया था तो लॉ बोलता है फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉजिक समझ में आया ये वाला क्लॉज क्यों ऐड हुआ? मैंने जो अभी ये बोला बेटा, यहां इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का रोल क्या है जो आप पूछ रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूं कि बिजनेस एसेट आप बिजनेस में लेकर आए, उस पर आपने आईटीसी अवेल करा और फिर आप उसे परमानेंटली रिमूव करके ले गए,
तो लॉ बोलता है जैसे ही तुम परमानेंटली रिमूव करोगे ना, हम मान लेंगे कि क्या है, ये सप्लाई है, क्योंकि आपने इस पे क्या लिया है, आईटीसी लिया है। अगर आईटीसी ना लिया होता तो लॉ बोल रहा है हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख आईटीसी का बेनिफिट तुझे तभी दिया था कि कल को चलकर तू इस पे हमें आउटपुट टैक्स देगा, तो तेरे को इनपुट का बेनिफिट दिया था, तू तो मजे ले गया, मजे ले गया, तू तो शैतान निकला। तूने क्या करा, तूने इनपुट तो ले लिया और आगे आउटपुट का टैक्स ही नहीं दिखा रहा। तो भाई अब जब तू इसको परमानेंटली रिमूव करेगा, हम इसको तभी क्या मान लेंगे, हम इसको तभी सप्लाई मानेंगे, और तभी अगर हम इसको सप्लाई मानेंगे तो सर इसी समय इस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। समझ में आई मेरी बात? सर क्या बना दिया आपने, मुझे भी नहीं पता बेटा। इतनी बात समझ में आई? अभी मैं इस पर और चर्चा करूंगा, इतनी बात समझ में आई? मुझे बताओ। बताओ। अब एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं बिजनेस एसेट्स की, तो बिजनेस एसेट्स में क्या क्या आता है? क्या यहां पर सिर्फ कैपिटल एसेट की बात चल रही है? क्या यहां पर फिक्स्ड एसेट की बात चल रही है, या करंट की बात चल रही है, या सबकी? जल्दी बताओ। क्या यहां पर फिक्स्ड एसेट की बात चल रही है, करंट एसेट की बात चल रही है, या सबकी? सबकी, करंट की भी और फिक्स्ड की भी। मेरे साथ लिखना, जब हम बिजनेस एसेट्स की बात करते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और हम एसेट्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, तो एसेट्स में क्या क्या आता है सर? यहां पर वो एसेट चाहे आपकी नॉन करंट एसेट हो, वो एसेट चाहे आपकी करंट एसेट हो, वो एसेट आपकी नॉन करंट हो, वो एसेट आपकी लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, वो एसेट आपकी लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो। अब एक बात समझो, अगर मैं बोल रहा हूं नॉन करंट हो तो थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग तो आप सबको आती है। करंट एसेट्स में क्या स्टॉक आता है या नहीं आता? मुझे जल्दी बताओ, करंट एसेट्स में स्टॉक आता है या नहीं आता? वेदर स्टॉक इज कवर्ड इन द करंट एसेट्स और नॉट? यस सर, स्टॉक करंट एसेट्स में आता है। अब स्टॉक अगर करंट एसेट में आता है, मान लो मैं ट्रेडर हूं, तो मैं जो इनपुट खरीद के लाया था, अभी समझ में आया मैं ऊपर क्या बोल रहा था? मैं कोई गुड्स खरीद के लाया था, इनपुट खरीद के लाया था, मैंने उस पर आईटीसी ले लिया था, सर मैंने अगर आईटीसी ले लिया और अब मैं इसको परमानेंटली रिमूव कर देता हूं फ्रॉम द बिजनेस, तो लॉ बोलता है नहीं, इसको क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे बेटा, क्योंकि तूने क्या ले लिया है, आईटीसी। तेरे को आईटीसी का बेनिफिट इसलिए दिया कि कल को जब तू इसको बेचेगा तो तू हमें आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या जो भी होगा आईजीएसटी वो देगा ना, तो उसमें से आईटीसी सेट ऑफ करियो। तूने आईटीसी भी जेब में डाल लिया और आउटपुट का टैक्स ही नहीं बना, तो लॉ बोलता है ना 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 ना, अगर आपने इस पे आईटीसी ले लिया है तो जैसे ही आप इसको परमानेंटली रिमूव करोगे, हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। समझ में आ गया ये क्लॉज क्या बोलना चाह रहा है? सर एक बात बताओ, मान लो मैंने इस पे आईटीसी ही नहीं लिया था और फिर मैं इसको परमानेंटली रिमूव कर देता हूं, लॉ बोलता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आप पैरा 1 से बाहर हो। पैरा 1 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1, याद कर लो 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1, इसमें कवर ही तब होगे जब आईटीसी अवेल किया होगा। अगर आईटीसी अवेल्ड ही नहीं है तो आपको पैरा 1 में कवर ही नहीं हो रहे आप, तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? बोलो। तुम फ्री में गुड्स देने लग गए अपने, तुम गुड्स लेकर आए और फ्री में बांटने लग गए उसको। लॉ बोलता है तू फ्री में बांट भाई, बट दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज अ डीम्ड सप्लाई एज पर 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1। लॉजिकली क्लियर हो गया वाई दिस पैरा हैज बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल नंबर 1? तो शेड्यूल नंबर 1 की पहली एक्टिविटी मैंने समझाई पैरा 1 में, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। अगर टेम्परेरी है तो सर, तो टेम्परेरी के केस में नहीं है, वो तो वापस आ जाएगा ना आपके पास। परमानेंट अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर हम उसको क्या मानेंगे, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल
सर क्रक्स ऑफ द स्टोरीज की अगर आईटीसी क्लेम है और अगर पर्सनल ट्रांसफर भी किया है तो भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। पर्सनल, हाँ, आईटीसी अवेल कराना आपने, उसके बाद आपने उसे बिजनेस से ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली, आपने बेच दिया उसे, फ्री में बेच दिया, मतलब फ्री में दे दिया किसी को, तो घर पे लेकर आ गए, वट एवर यू आर परमानेंटली ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ सच बिजनेस एसेट जिस पर आपने आईटीसी लिया हो, तो लॉ बोलता है हम उसे सप्लाई मान लें। ठीक है, अगर खराब वराब होने पर फेंकना पड़े तो वो केस अलग बनता है, वो यहां पर नहीं है। ठीक है, लिखो 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 लिखो, यहां लिखो, नोट्स लिखो यहां। देयर मस्ट बी डिस्पोजल ऑफ ट्रांस, देयर मस्ट बी डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। देयर मस्ट बी disposal or transfer of business assets. There must be disposal of business assets. लिख लिया। सेकेंड, डिस्पोजल या ट्रांसफर मस्ट बी परमानेंट, ट्रांसफर या डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट, आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच business assets. ITC must be availed on such business assets. ITC must be availed on such business assets. Clear? Para 1 is clear to all of you. जल्दी बोलो. Para 1 is clear to all of you. पैरा 2, नाउ कमिंग टू पैरा 2। अब पैरा 2 जो है ये आप मुझे याद करके बताओगे कि आपने कहां सुना है, कहां पढ़ा है क्या नहीं है। यू विल टेल मी, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बता के आया हूं और मैंने बोला था मैं आगे जाकर इसको यूज करूंगा, इसलिए मैं आज ये तुम्हें बता दे रहा हूं। लिखना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ हो या सप्लाई बोथ हुआ हो, मतलब गुड सर्विस बोथ हुआ हो, किस किस के बीच में, बिटवीन बिटवीन रिलेटेड पर्संस, बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा सब तुमने पहले कहां सुना है। when made in course when made in course or furtherance of business or furtherance of business, ये आपने कहां सुना है। सर एसेट ट्रांसफर नहीं की है, लीज पर दे दी है और बिना किसी चेंज के दे दी, तो यहां पर डीम्ड सप्लाई तो नहीं मानेंगे, बिकॉज परमानेंट ट्रांसफर तो किया ही नहीं है। लीज का नेचर देखेंगे।
आज रात को सारे डाउट मैंने क्लियर कर देने व्हाट्सएप पे, एक एक बंदे का रिप्लाई आज रात को आएगा, आज रात। टेक ओवर वाली तो खुली हुई है यार, टेक ओवर वाली तो खुली हुई है। चलो देखो, ये बताओ ये क्या था? परफेक्ट, राशि ने परफेक्ट आंसर दिया, मयंक इज ऑल्सो सेइंग द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर। सर यहां बात हो रही है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की। किसकी बात हो रही है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। यार उस दिन पढ़ा के आया था। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता था कि जीएसटी में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आपकी अलग अलग ब्रांचेस हैं दो अलग अलग स्टेट में, तो लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड यू पीपल विल बी डीम्ड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर उन दोनों के बीच में सप्लाई होगी, तो मैं बोल रहा था उस दिन, याद है कि अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माल जाएगा और उसे स्टॉक ट्रांसफर बोलेंगे, तो वो स्टॉक ट्रांसफर भी सप्लाई माना जाएगा, और वो सप्लाई पर क्या आएगा? जीएसटी आएगा, क्योंकि आगे वाला बंदा तभी इनपुट क्लेम करेगा। समझ में आई मेरी बात? आगे वाला बंदा तभी क्या करेगा? इनपुट क्लेम करेगा। क्लियर? आगे वाला बंदा तभी इनपुट क्लेम करेगा। ठीक है, नहीं मैं हाँ जी, तो यहां पर किस किस के बीच में सप्लाई हो रही है? रिलेटेड पर्संस के बीच में और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन नंबर 25। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25, तो डीडीपी के बीच में सप्लाई हो रही है या फिर रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है। अब एक बात समझना, रिलेटेड पर्सन कौन होता है? सुनना, हु इज रिलेटेड पर्सन? रिलेटेड पर्सन किसे कहा जाता है? तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ना मैं आपको सीधा मॉड्यूल से रेफर करा देता हूं, क्योंकि सारे पॉइंट लिखने नहीं है उसमें, याद भी नहीं रखने हैं उसमें। जो दो तीन मेजर पॉइंट है वो मेजरली याद रखना, सारे याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? गिव मी अ मिनट। हाँ जी देखो, पढ़े, किसको रिलेटेड माना जाएगा? पढ़ो, किस किस को रिलेटेड माना जाएगा? अरे नहीं, वो मदर फादर ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो बाद में आएगा, वो तो अंडर द सेम फैमिली है।
वो अलग चीज है, सुनो। पहला, सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। मुझे बताओ सच पर्सन किसकी बात हो रही है? सच पर्सन कौन? सच पर्सन मतलब ये सप्लायर और रिसिपिएंट जिनके बीच में सप्लाई हो रही है, ये लोग एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर हैं या डायरेक्टर हैं। मतलब ये पर्सन उसके बिजनेस में डायरेक्टर है, वो पर्सन इसके बिजनेस में डायरेक्टर है, इन दोनों को रिलेटेड माना जाएगा। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन अ बिजनेस। मान लो ये दोनों कोई पर्टिकुलरली बिजनेस कर रहे हैं इन सम पार्टनरशिप। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। लॉ ने जबरदस्ती यहां पर लपेटा किसको? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है आपस में। क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये वाला क्लॉज ध्यान रखना है बस। मेजरली इंस्टीट्यूट आपसे इसी पर पॉइंट पर सवाल पूछ लेगा, ठीक है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर वोटिंग राइट ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब अगर दोनों के आप 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड करते हो तो ये दोनों को आपस में रिलेटेड माना जाएगा। अगर दोनों, यानी ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, अगर इन दोनों के आप मोर देन 25% और मोर होल्ड करते हो तो इन दोनों को आपस में क्या माना जाएगा? रिलेटेड। मतलब सम थर्ड पर्सन इज कंट्रोलिंग दीज टू फर्म्स या दीज टू बिजनेसेस और दीज टू पर्सन्स। इन दोनों को अगर कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन इसमें 25% और मोर वोटिंग राइट होल्ड कर रहा है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या मानेंगे? रिलेटेड मानेंगे। वन ऑफ देम डायरेक्टली कंट्रोल ईच अदर। मतलब अगर मान लो या तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है सप्लायर रिसिपिएंट को, या रिसिपिएंट सप्लायर को कंट्रोल करता है, तो हम तब भी इन दोनों को आपस में रिलेटेड मानेंगे। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। सर अच्छा, एक मिनट, ये जो फोर्थ वाला क्लॉज है ना, इसमें पढ़ो क्या लिखा है? एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल 25% और मोर वोटिंग राइट ऑफ बोथ ऑफ देम। कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है। बोथ ऑफ देम टुगेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग अ थर्ड पर्सन। इस वाले क्लॉज में और ऊपर वाले क्लॉज में फर्क क्या है? कोई बंदा है वो इनमें कंट्रोल करता है 25% और मोर वोटिंग पावर, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। जो सेवेंथ वाला पॉइंट है, ये दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करती हैं। मतलब दोनों किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, तो ये सप्लायर रिसिपिएंट आपस में क्या है? रिलेटेड है। फोर्थ वाले पॉइंट में ये बोल रहा है देयर इज सम पर्सन, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। देयर इज सम पर्सन, ये पर्सन दोनों में ही 25% और मोर क्या करता है? वोटिंग राइट होल्ड करता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। और जो सेवेंथ पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? सेवेंथ पॉइंट ये बोल रहा है टुगेदर दे डायरेक्टली, टुगेदर दे मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट, ये दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। सर सिक्स्थ में बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। अब सर सिक्स्थ में भी तो यही लिख रहा है कि जो सप्लायर और रिसिपिएंट है इसको कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, पर यहां पर वोटिंग राइट का क्राइटेरिया नहीं है। यू आर कंट्रोलिंग सम पर्सन विदाउट वोटिंग राइट, तो फिर आप सिक्स्थ में कवर हो गए। बट अगर आप वोटिंग राइट लेकर 25% और मोर कंट्रोल आपके पास आ रहा है, तो फिर आप फोर्थ में कवर हो गए। फोर्थ में और सिक्स्थ में अंतर है। फोर्थ में देखो, मैं सप्लायर को और रिसिपिएंट को दोनों के 25% और मोर वोटिंग राइट क्या करता हूं? होल्ड करता हूं, तो वो सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में क्या माने जाएंगे? वो सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। मैं कोई थर्ड पर्सन हूं, मैं इन दोनों को कंट्रोल करता हूं। मैंने वोटिंग राइट नहीं बोला, मैं इन दोनों को कंट्रोल कर रहा हूं। अब कंट्रोल होने का तरीका कोई और भी हो सकता है। मान लो मेरे पास उनके कोई मैनेजमेंट राइट्स है, मेरे पास उनका कोई वीटो राइट्स है, मेरे पास उनका कोई मैंने उनको फंडिंग दे रखी है, मैंने डेट दे रखा है, कुछ ऐसा तरीका है। तो इस प्रकार से अगर मैं उनको कंट्रोल करता हूं तो भी वो रिलेटेड माने जाएंगे। तो फोर्थ और सिक्स्थ में अंतर है, उन दोनों को सेम मत समझना। फोर्थ में ये नहीं है कि वही थर्ड पर्सन जो है दोनों को कंट्रोल कर रहा है, सिक्स्थ में भी वही पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो सेम पॉइंट हो गए सर। फोर्थ में वोटिंग राइट है, सिक्स्थ वाले में वोटिंग राइट नहीं है, दोनों की अलग अलग चेतना, ठीक है। और सेवेंथ में उल्टा है, सेवेंथ में वो जो सप्लायर रिसिपिएंट है वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को। और एट्थ में दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर आप सेम फैमिली के मेंबर हो तो आप रिलेटेड हो, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया?
ठीक है, अब मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अब फैमिली में कौन आता है? फैमिली में कौन आता है? तो फैमिली में ध्यान रखना, फैमिली में आपका स्पाउस एंड चिल्ड्रन आएंगे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आएंगे, चाहे वो आप पर डिपेंडेंट हो चाहे वो आप पर डिपेंडेंट ना हो। स्पाउस और चिल्ड्रन आएंगे, चाहे वो आप पर डिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट ना हो। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग तभी आएंगे इफ दे आर डिपेंडेंट। ये लोग तभी आएंगे इफ दे आर डिपेंडेंट। ये लोग तभी आएंगे इफ दे आर डिपेंडेंट। क्लियर होगी? बोलो बोलो बेटो। हाँ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि वो, देखो जब भी हम बात करते हैं किसी भी इकोनॉमिकल लॉ की, पैसों वाले लॉ की, तो यहां पर डिपेंडेंसी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी देखी जा रही है कि वो पैसे की तौर पर आप पर डिपेंडेंट है। क्लियर? चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, आगे सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना। आगे सुनना, यहां पर इन्होंने साथ में एक प्रोवाइजो ऐड करा, यहां पर इन्होंने साथ में एक प्रोवाइजो ऐड करा, और प्रोवाइजो में क्या लिखा? लिखो, प्रोवाइजो में क्या लिखा? लिखो, प्रोवाइजो में लिखा प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है जिसकी वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, अ फाइनेंशियल ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट की वैल्यू डज नॉट एक्सीड, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है तो उनके बीच में जो भी सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज होगा तो बोल रहे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है जिसकी वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50,000, देन इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। लॉ ने बोला ठीक है 50,000 तक के गिफ्ट दे सकते हो, बट अगर उससे ज्यादा के दोगे फिर हम सप्लाई मानेंगे, नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। इस केस में सप्लाई नहीं मानेंगे, नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। अच्छा सर एक बात बताओ, मान लो अगर किसी बंदे ने 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दिया, लेट से 80,000 का गिफ्ट दिया, तो सप्लाई की वैल्यू क्या मानी जाएगी? मतलब 80,000 पे टैक्स देना होगा या 50,000 को छोड़, मतलब 50,000 को छोड़ देंगे 30,000 पे टैक्स देना होगा? एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और गिफ्ट की वैल्यू थी, कोई गुड्स दिए जिसकी वैल्यू है 80,000, आई एम आस्किंग हाउ मच टैक्सेबल? टैक्स किस पे लगेगा? 80 पे या 30 पे? टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन, टैक्स विल बी लेविएबल ऑन 80 और 30? आंसर इज सर एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल, फुल अमाउंट को ही हम सप्लाई मानेंगे, ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल भाषा में सिंपली 80,000 टैक्सेबल, सिंपली 80,000 टैक्सेबल। 80,000 पर आप पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। क्लियर 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 क्लियर? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। प्लीज प्लीज टेल फास्ट।
जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। चलो आगे। कितने पैरा हो गए अपने? दो। पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। पैरा नंबर टू, पैरा नंबर टू, जब आप ट्रांसफर करोगे गुड्स और मतलब सप्लाई होगी गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, किसके बीच में? रिलेटेड पर्सन के बीच में या डीडीपी के बीच में, या डीडीपी के बीच में, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक, अब आओ पैरा नंबर 3 पे। पैरा नंबर 3, और यहां पर बहुत 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 तसल्ली बख्श कुछ समझने की जरूरत है, उसको आराम से समझिएगा जो पढ़ाने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में जब निचोड़ दूंगा तो वो तो एक ही लाइन के अंदर ही सारा निचोड़ दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, बट उसको समझने के लिए जो टाइम लगेगा तो उसको प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से समझिएगा, अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। पैरा नंबर 3, इस पर लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने पैरा 3 में यहां पर लिखा सप्लाई ऑफ गुड्स। पहली बात तो आप पढ़ के आ रहे हो 7(1)(c). 7(1)(c) मतलब विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रही है। अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन हो रही है ना। 7(1)(c) में क्या बोल रहे हैं अपन कि वो एक्टिविटीज को हम क्या मान रहे हैं? डीम्ड सप्लाई। क्या मान रहे हैं? डीम्ड सप्लाई। हम कुछ एक्टिविटीज को डीम्ड सप्लाई मान रहे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, पैरा 3 में मैंने तीसरी एक्टिविटी बताने जा रहा हूं। पैरा 3 में मैंने क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी इसमें सिर्फ गुड्स कवर हो रहा है, सर्विस कवर नहीं हो रही। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें सिर्फ गुड्स कवर हो रहा है, सर्विस कवर नहीं हो रही। इसमें सिर्फ गुड्स कवर हो रहा है, सर्विस कवर नहीं हो रही, ठीक है। ये क्लॉज, ये वाला पैरा 3, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज पे नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज पे नहीं लगेगा, सिर्फ गुड्स पे लगेगा। बात समझ में आ गई? अब ये क्लॉज क्या है लिखवाता हूं। ए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट without consideration where the agent undertakes to supply such goods on behalf of principal is considered as supply. On behalf of principal is considered as supply. नोट करो इसको जल्दी से। Supply of goods by a agent to his principal, by an agent to his principal without consideration where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal is considered as supply. इसको नोट करो जल्दी से फटाफट। जल्दी से नोट करो।
कर लिया। अब तुम इस क्लॉज में ना मेरे साथ साथ रहना, ठीक है? सुनो मैं क्या समझा रहा हूं, मेरी बात को आराम से समझना। एक बात बताओ, मान लो कि जैसे ये, मान लो जैसे ये युंडाई है, ठीक है? युंडाई की क्या आती है? कार। युंडाई की क्या आती है? कार। समझ जाना ऐसे, ठीक है? युंडाई की कार्स आती हैं सर, ठीक है सर, युंडाई की कार्स आती हैं। तो युंडाई ने अपनी कार्स डीलर को बेची, डीलर को। कार डीलर्स होते हैं साहनी मोटर्स, टाटा, टाटा मोटर्स नहीं, डीलर्स, कार डीलर्स। जैसे कोई भी कार डीलर है, हमने उसको बेची, जग्गी डीलर, ये डीलर, वो डीलर, ठीक है? तो जब हम ये डीलर को बेचते हैं तो हम ये डीलर को, मैं जो सवाल पूछूंगा जवाब देना, क्योंकि बिना जवाब के ये टॉपिक हो ही नहीं पाएगा। जवाब दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर मैं समझा देता हूं, फिर तुम देख लेना। ठीक है? ये जो डीलर को माल भेजा है हमने, तो हमने इसको बेचा होगा, मतलब इस केस में इसको ऑनरशिप ट्रांसफर होती है या नहीं होती है? जब हमने युंडाई ने अपनी गाड़ियां बेची होंगी डीलर को, तो ये डीलर को बेचता है या बेचने के लिए भेजता है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। युंडाई ने अपनी कार्स जो है वो इस डीलर के पास बेची, तो ये इनको कार बेच देता है, फिर डीलर उसे आगे बेचते हैं, या फिर युंडाई इसको भेज रहा है, माल भेज रहा है, आई एम सेइंग भेज रहा है, सेंडिंग, बेचने के लिए भेजता है या बेच ही देता है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आंसर इस पता है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ये कोई एजेंट थोड़ी होता है इसका, ये तो कार डीलर्स होते हैं। ये लोग जाकर कंपनी से खरीदते हैं, फिर उसमें अपना वैल्यू एडिशन करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ये खरीद के लाते हैं भाई, इनको बेचने के लिए भेजा नहीं जा रहा माल। दिस इज नॉट स्टॉक ट्रांसफर, दिस इज नॉट स्टॉक ट्रांसफर। नो, तुम लोग को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, दिस इज नॉट स्टॉक ट्रांसफर। अच्छा, युंडाई के एक शोरूम में, मैं अब तुमसे सवाल पूछता हूं, युंडाई के एक शोरूम में जहां पर ये सारी गाड़ियां तैयार हुई, यहां से एक दूसरा डिपो है, डिपो जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, यहां पर उसने वो बेचा है या सिर्फ भेजा है? हियर दिस इज सेल और सेंडिंग द गुड्स। ये स्टॉक ट्रांसफर है या सेल है? यहां पर उसने बेचा है, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है। ये भेजा है, यहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। यहां ऑनरशिप ट्रांसफर होती है जब ये युंडाई अपनी कार डीलर्स को कार बेच रहा है, तो ये बेच रहा है। यानी मैं ये पता है क्यों समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इसीलिए मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात को समझना जरा आराम से, व्हाट आई एम सेइंग। सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना आराम से। ऐसे ही ना, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, इसके कंसाइनमेंट एजेंट्स होते हैं, इसके कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं, ठीक है? इसके क्या होते हैं? कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं। अब ये जो कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं ना, ये बिजनेस क्या करता है? दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला, देखो बिजनेस ने अपना जो गुड्स है, मतलब मैं ऐसे मान लेता हूं, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और एजेंट का नाम है मान लो ए। तो XYZ लिमिटेड ने अपना गुड्स जो है वो दिया किसको? ए को। और ए जो है ये आगे बायर को बेचेगा, ये आगे बायर को बेचेगा। थोड़ा पुराने फ्लैशबैक में जाओ, मैंने बोला था उस दिन मैं जो चीजें बता रहा हूं आगे काम में आएंगी। GSTR1 कौन फाइल करता था? GSTR1 कौन फाइल करता था? GSTR1 होता क्या था? GSTR1 होता था स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और वो कौन फाइल करता था? वो कौन फाइल करता था? सप्लायर फाइल करता था, सप्लायर फाइल करता था। बोलो हाँ है ना? अब मेरी बात को समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब ये कंसाइनमेंट एजेंट आगे बायर को माल बेचेगा, तो ये इनवॉइस इशू करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि आगे सेल हो रही है। जब ये सप्लाई करेगा आगे, तो माल बेचेगा, माल बेचेगा तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सर जब यहां पर इनवॉइस इशू होगा, तो ये इनवॉइस अपने नाम का काट के देगा या XYZ के नाम का काट के देगा? ये इनवॉइस अपने नाम का काट के देगा या XYZ के नाम का काट के देगा?
ये इनवॉइस अपने नाम का काट के देगा या XYZ के नाम का काट के देगा, दोनों तरीके होते हैं। ये अपने नाम का इनवॉइस भी दे सकता है और ये उसी इनवॉइस पर XYZ के नाम का ही इनवॉइस बनाकर देगा। यानी ये तो बीच में सिर्फ क्या है, एजेंट है। ये सिर्फ क्या है, एजेंट है। लॉ बोलता है, अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, रोक दो तुम आंसर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। लॉ बोलता है अगर बेटा एजेंट बेटा, अगर आप इस सप्लायर के नाम का ही इनवॉइस आगे दे रहे हो, आप ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर सप्लाई कर रहे हो, अगर 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 एजेंट प्रिंसिपल के नाम का ही आगे इनवॉइस दे देता है, तो लॉ बोलता है फिर ये पैरा 3 में कवर्ड नहीं है। हम पैरा 3 में तब पकड़ रहे हैं जब एजेंट आगे अपने नाम का क्या देगा, इनवॉइस देगा। पहले इतनी बात को दिमाग में सेट करो, मैं लॉजिकली क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर एजेंट इन प्रिंसिपल के नाम का ही इनवॉइस आगे बायर को दे देता है तो ये पैरा 3 में कवर्ड नहीं है, इसे सप्लाई नहीं मानेंगे एज पर पैरा 3। पैरा 3 कौन सी ट्रांजेक्शन को कवर कर रहा है, जब एजेंट अपने नाम का इनवॉइस देगा। पता है ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा ना करते तो होता क्या, अगर एजेंट के नाम का ही क्या बोलते हैं, सप्लायर के नाम का ही इनवॉइस एजेंट आगे देता, अपना तो बीच में कोई रोल ही नहीं है ना उसका, तो जब ये कमीशन लेता, क्या लेता, कमीशन, तो ये कमीशन लेता। अच्छा, जब ये सप्लायर इसको माल बेचता तो जीएसटी चार्ज होता। ये जीएसटीआर 1 में उस क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में जीएसटीआर 1 में उसे फाइल करता कि मैंने ये वाली सप्लाई की है, उसे फाइल करता, हाँ करता। फिर कल को यही इनवॉइस आगे दोबारा से इसको पास ऑन होता, फिर दोबारा अगर इसे सप्लाई मानकर तुम यहाँ पे जीएसटी लगा देते, तो बीच में इसने तो कोई सप्लाई करी नहीं ना, इसने तो अपना कोई एजेंट ने अपना तो कोई इनवॉइस इशू नहीं करा है। भाई ये जब, मेरी बात को समझो थोड़ा, मैं साफ सुथरा करता हूं। XYZ जब माल सप्लाई करेगा, XYZ जब गुड्स सप्लाई करेगा किसको, बायर को। XYZ जब गुड्स सप्लाई करेगा किसको, बायर को। बट बायर के बीच में कौन आ रहा है, एजेंट आ रहा है। बायर के बीच में कौन आ रहा है, एजेंट आ रहा है। सर जब बायर के बीच में एजेंट आ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि ये जो सप्लायर है ना, ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर माल बेचेगा किसको, कंसाइनमेंट एजेंट को। कंसाइनमेंट एजेंट अपना माल किसको बेचेगा, बायर को। कंसाइनमेंट एजेंट अपना माल किसको बेचेगा, बायर को। अब कंसाइनमेंट एजेंट मतलब सिंपली कॉल्ड एजेंट, तो ये एजेंट जो होता है ये अपना इनवॉइस दे रहा है या प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है। सर प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है। अगर ये प्रिंसिपल का ही इनवॉइस दे रहा है तो प्रिंसिपल ने जब माल लिखा होगा, यहाँ पर इनवॉइस बनाया होगा, तो उसमें अपना नाम लिखा होगा, सप्लायर वाला, ठीक है। इसमें बायर का नाम किसका आया होगा, मतलब इधर बताओ बायर कौन है, लेट से बायर को मान लेते हैं के। तो ये जो XYZ ने इनवॉइस बनाया होगा और जब माल भेजा होगा एजेंट को कि ले जा इसको बायर को बेच दे, के को बेच दे, तो इसने इनवॉइस दिया होगा, XYZ ने इनवॉइस दिया होगा। उसमें बायर का नाम क्या लिखा होगा, मुझे ये बता दो, उसमें बायर का नाम क्या लिखा होगा। उसमें बायर का नाम क्या लिखा होगा, इसने बायर का नाम क्या लिखा होगा, जल्दी बोलो, के लिखा होगा। जब इसने के लिखा होगा, जैसे इसने ये अपना जीएसटीआर 1 में भेजा होगा, जब इसने XYZ ने ये अपनी जो सप्लाई करी है इसको जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा, तो बायर के जीएसटीआर 2B में इनपुट जनरेट हो गया होगा। इस बायर का इनपुट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया होगा, यही तो समझा के आ रहा था उस दिन। ये बायर का इनपुट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया होगा, बोलो ना यार, ये बायर का इनपुट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया होगा। अब ये एजेंट प्रिंसिपल के नाम का ही इनवॉइस आगे दे रहा है, तो इस केस में इस बंदे के हाथ में तो सप्लाई है ही नहीं ना। इसने नाम किसका दिखाया, बायर का। इसने नाम किसका दिखाया, बायर का। और ये बंदा आगे जाकर उसका इनपुट क्लेम कर लेगा, तो बीच में इसका तो कोई रोल है ही नहीं है। ये तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बस आगे सेल कर रहा है, बीच में एजेंट है, अपना इनवॉइस भी इशू नहीं कर रहा, बस बीच में कमीशन ले लेगा अपनी। बीच में क्या ले लेगा, अपनी कमीशन। हाँ, जो ये कमीशन लेगा वो कमीशन का इनवॉइस ये रेज करेगा फॉर द नेम ऑफ XYZ। भाई इसने तो सर्विस XYZ को दी होगी ना, कंसाइनमेंट एजेंट। एजेंट किसका, ये XYZ का ना, तो इसने तो सर्विस किसको दी होगी, XYZ को। तो ये जो एजेंट होगा इसने सर्विस दी होगी XYZ को, तो ये XYZ के नाम पे इनवॉइस रेज करेगा कि मैंने आपको सर्विस दी है।
और उस पर ये क्या चार्ज करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि वो तो इसकी सर्विस है ना। तो ये जो कमीशन चार्ज करेगा उस पर तो जीएसटी चार्ज करेगा, उसके लिए ये जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, बोलो हाँ या ना। उस कमीशन वाले पार्ट के लिए ये जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, और उस कमीशन वाले पार्ट के लिए इसके टू बी में वो इनपुट शो होना शुरू हो जाएगा। बताओ मुझे हाँ या हाँ। कमीशन वाले पार्ट के लिए ये जो एजेंट है ये जीएसटीआर 1 फाइल करेगा और XYZ के इनपुट में शो होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? तो सर मैं बोल रहा हूं ये जो गुड्स सप्लाई हुआ है, जो कंसाइनमेंट एजेंट ने आगे बायर को बेचा है, और जब इसने बायर को बेचा है तो इसने अपने इनवॉइस के अंडर नहीं बेचा, इसने अपना इनवॉइस नहीं लगाया है वो उसके बिहाफ पर ही आगे क्या कर दे रहा है, सप्लाई कर दे रहा है। तो लॉ बोलता है फिर ये पैरा 3 में कवर्ड नहीं है, फिर ये पैरा 3 में कवर्ड नहीं है। पर अगर बताऊं, अगर एजेंट इसका अपना इनवॉइस इशू करता, यानी XYZ पहले इसको बेचेगा एजेंट को, और एजेंट आगे अपना इनवॉइस इशू करेगा, तो जब XYZ एजेंट को बेचेगा तो यहां बायर में वो के का नाम लिखेगा या ए का नाम लिखेगा? मुझे बताओ, बायर के का नाम लिखेगा या ए का नाम लिखेगा? बायर के नाम में ये XYZ के का नाम लिखेगी या ए का नाम लिखेगी? ए का नाम लिखेगी। और किसके किसके इनपुट में ये इनपुट अपडेट होगा, किसके टू बी में इनपुट अपडेट होगा, किसके इनपुट में, किसके टू बी में इनपुट अपडेट होगा, किसके टू बी में इनपुट अपडेट होगा? सर इस एजेंट के इनपुट में अपडेशन हो जाएगा, इस एजेंट के टू बी में इनपुट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। भाई ये सप्लाई करेगा किसको, एजेंट को, तो ये अपना जीएसटीआर 1 में फाइल करेगा, तो उसमें अपनी स्टेटमेंट में दिखाएगा, और इसके टू बी में अपडेट हो जाएगा इनपुट, हाँ या ना? अब जब इसके पास इनपुट अपडेट होगा और फिर ये अपने इनवॉइस के अंदर आगे दोबारा आगे इसको माल बेचेगा ना, तो फिर इसको सप्लाई माना जाएगा। दिस इज पैरा 3। पैरा 3 वाला क्लॉज क्या बोल रहा है, जब एजेंट सप्लाई कर रहा है अंडर हिज ओन नेम, अगर आप अपना इनवॉइस काटोगे तो उस केस में आप पर क्या आएगा, फिर वो पैरा 3 में कवर हो जाएगा, हम उसे सप्लाई मानेंगे, हम उसे सप्लाई मानेंगे। बात समझ में आ गई? ये क्लॉज क्या बोलना चाह रहा है, अगर आप अपने इनवॉइस के अंडर माल बेचोगे ना, एजेंट अगर अपने इनवॉइस के अंडर बेचोगे तो ही हम उसको सप्लाई मानेंगे। अगर देखो ये प्रिंसिपल वाले इनवॉइस को भी पैरा 3 में कवर कर देते कि जब एजेंट अपना प्रिंसिपल का अपना इनवॉइस नहीं दे रहा, प्रिंसिपल का इनवॉइस पे ही आगे माल दे रहा है, अगर इसको भी पैरा 3 में कवर कर दिया जाता तो पता है क्या होता, XYZ ने नाम लिखा होता बायर का, के का, इनपुट किसको मिल रहा होता, इसको, ठीक है। अब ये यहां से जीएसटी चार्ज करता, इनपुट बनाता, मतलब क्या बोलते हैं, इनपुट बनाता कह रहा हूं सर, क्या कहते हो आप, ये इनवॉइस बनाता, इनवॉइस में नाम लिखता बायर के का, इसको माल देता, इसको इनवॉइस देता एजेंट को, एजेंट उसी इनवॉइस के अंदर आगे माल दे देता, फिर दोबारा अगर इसे भी सप्लाई मान लेता मैं, तो इस पे फिर जीएसटी लगता, तो एक बार लग तो चुका है, फिर दोबारा उसी ट्रांजेक्शन पे फिर जीएसटी लग जाता, फिर दोबारा उसी वैल्यू पे फिर जीएसटी लग जाता। ओ भाई देखो 3 बंदों की गेम है यार, तुम क्या यार ला पूरी कहानी लास्ट में बोलने के बाद बोल देते हो कि एजेंट वाला नहीं आया। एक पर्सन है ए, ये सप्लायर है, ये एजेंट है, ये बायर है। भाई ये इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना, तुम दोबारा दोबारा करवाते रहते हो। और ये बायर है, सप्लायर ने माल बेचा, मैं एक बार बोलूंगा, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं, इसको आराम से सुनते जाना, जिसको ना समझ में आए तो रोक लेना, दोबारा दोबारा देख लेना। सप्लायर ने एजेंट को माल बेचा, केस नंबर 1 बता रहा हूं, जब एजेंट अपने इनवॉइस में नहीं, प्रिंसिपल के इनवॉइस पे ही, मतलब इस यही आपका प्रिंसिपल है एक तरीके से, क्योंकि वो एजेंट है ना, तो प्रिंसिपल के इनवॉइस के अंडर ही एजेंट बायर को माल बेचेगा, ठीक है। सप्लायर ने माल दिया, गुड्स दिया किसको, एजेंट को। सप्लायर ने इनवॉइस बनाया होगा, बनाया होगा, इसमें बायर का नाम आया होगा, आया होगा, क्या आया होगा सर, सी आया होगा। जब सी आया होगा तो क्योंकि सी सप्लायर की सप्लाई है, तो इसने इसको अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा, हाँ दिखाया होगा। जैसे इसने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा तो इधर से इसका इनपुट अपडेट हो गया होगा, हाँ हो गया होगा, इसका इनपुट शो हो गया होगा टू बी में, हाँ हो गया होगा। अब ये माल दे रहा है किसको, एजेंट को, कि भाई तू इसको बेच दे किसको, बायर को।
एजेंट ने प्रिंसिपल के इनवॉइस के नाम में ही इसे आगे बेच दिया, किसको? बायर को। प्रिंसिपल ने इस एजेंट के नाम में, एजेंट ने इस प्रिंसिपल के नाम में ही इस इनवॉइस को आगे बेचा, मतलब इस माल को आगे बेचा उसी इनवॉइस के अंडर। किसके इनवॉइस के अंडर? प्रिंसिपल के इनवॉइस के अंडर। तो मैं बोल रहा हूं ये पैरा 3 में कवर्ड नहीं है, ये पैरा 3 नहीं है। पैरा 3 कब माना जा रहा है? पैरा 3 तब माना जा रहा है जब एजेंट अपना इनवॉइस इशू करेगा, यानी पहले ये सप्लायर इसको माल बेचेगा, यहां पर एजेंट का नाम लिखेगा, फिर ये एजेंट अपना इनवॉइस आगे इसको काट कर देगा, और इसमें फिर ये, इसमें ऊपर नाम किसका आएगा? बी का, और बायर में नाम किसका आएगा? सी का। फिर ये अपने GSTR1 में डालेगा ये वाली सेल, और जो इसने इसको बेचा होगा वो इसने अपने GSTR1 में दिखाया होगा, और वो बी के 2B में शो हुआ होगा, मतलब बी के इनपुट में शो हुआ होगा। फिर जब बी आगे सी को बेचेगा अपने इनवॉइस के अंडर, तो बी की सप्लाई मानी जाएगी। बी की सप्लाई मानी जाएगी तो बी अपने GSTR1 में दिखाएगा, और बी के लिए फिर ये इनपुट क्लेम हो जाएगा, और ये आगे इसको बेच देगा, किसको? सी को। ये किसको बेच देगा? सी को। क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, जब एजेंट अपने इनवॉइस के अंडर बेच दे तो वो सप्लाई है एज पर पैरा 3। अगर वो प्रिंसिपल के इनवॉइस के अंडर ही बेचे तो फिर वो पैरा 3 के हिसाब से सप्लाई नहीं है, वो पैरा 3 में कवर्ड ही नहीं है। क्रक्स ऑफ द मैटर ये मैंने बोला था लास्ट में, निचोड़ में तो मैं तुम्हें एक ही लाइन दे दूंगा बस। अगर इनवॉइस एजेंट अपना इशू कर देता है, इट इज पैरा 3, सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही कर रहा है, अंडर द इनवॉइस ऑफ प्रिंसिपल, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखो। सर ये क्लॉज बी क्या था फिर? जो सारी कहानी आपने सेलिंग एजेंट की समझी ना, आप ऐसे समझना, ये जो क्लॉज ए है, दिस इज फॉर सेलिंग एजेंट। यही सारी कहानी आपकी बाइंग एजेंट के लिए भी होती है। अब बाइंग एजेंट का मतलब क्या है ये भी समझ लो। सेम क्लॉज है ऊपर वाला, डिट्टो कॉपी पेस्ट अप्लाई कर देना। बाइंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स को कोई सामान खरीदना है, कोई इनपुट खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, कोटेशन मंगवाई बहुत सारे सेलर से, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3। तो टाटा मोटर इतनी वेली कोई है यार कि डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करेगी, तो ये बीच में किसको डाल देते हैं? एक एजेंट को। किसको डाल देते हैं? एक एजेंट को। तो ये बीच में किसको डाल देते हैं? एक एजेंट को। समझ में आई बात? ये बीच में किसको डाल देते हैं? एक एजेंट को। और वो एजेंट क्या करता है? इनके बिहाफ पे माल खरीदता है। तो अगर मान लो एजेंट आगे, एजेंट माल खरीदेगा, तो वो अपना इनवॉइस अगर इशू करेगा किसको? इस सेलर को, तो फिर मैं बोल रहा हूं वही बाइंग एजेंट है ये। अगेन वो अपने इनवॉइस के अंडर अगर माल खरीदेगा तो उसे सप्लाई माना जाएगा एज पर पैरा 3। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही इनवॉइस के नाम, इनवॉइस में नाम किसका आएगा? बायर का। इसका अगर इसी का नाम आ रहा है बायर का, तो फिर इसका तो कोई रोल ही नहीं है बीच में, फिर हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, फिर हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। सो व्हेन अ बाइंग एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड, अंडरटेक टू रिसीव सच गुड, अगर अपने नाम में खरीदोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? आपको सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं इसका क्रक्स लिखवा देता हूं, मेजर इंपॉर्टेंट वही है, लिखो क्रक्स, लिखो।
if goods are supplied on behalf of principal by agent, on behalf of principal by agent, इसमें दो केस, if invoice issued by agent in his own name, तो बताओ ये पैरा 3 में आएगा नहीं आएगा? ये पैरा 3 में आएगा या नहीं आएगा? if invoice is issued in the name of principal, if invoice is issued in the name of principal. सर ये ट्रांजैक्शन पैरा 3 में आएगी? यस सर, अपना इनवॉइस देगा एजेंट आगे तो पैरा 3 में आएगा. ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर पैरा 3, और यहां पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर पैरा 3. ट्रांजैक्शन नॉट कवर्ड अंडर पैरा 3 का मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, और यहां हम क्या बोलेंगे? ट्रीटेड एज सप्लाई. समझ में आई? नोट करो इसको फ्रेंड. ऐसी बाइंग वाले का भी लिख लो. सेकंड, if goods are procured on behalf of principal by agent, procured का मतलब रिसीव करना, procured on behalf of principal by the agent by the agent लिखना. इसमें दो केस, goods procured by agent are invoiced in the name of agent, in the name of agent. तो हम बोलेंगे पैरा 3 एप्लीकेबल, ट्रीटेड एज सप्लाई, ट्रीटेड एज सप्लाई. पैरा 3 एप्लीकेबल, ट्रीटेड एज सप्लाई. बोलो ठीक है. और अगर गुड्स प्रोक्योर्ड by agent on behalf of principal are invoiced are invoiced in the name of principal, तो हम बोलेंगे पैरा 3 नॉट एप्लीकेबल. पैरा 3 नॉट एप्लीकेबल, नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई, नॉट ट्रीटेड
एज अ सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई, हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे सर। हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर होगी यहां तक कहानी? जल्दी बताओ। क्लियर 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 क्लियर। यस यस यस। डन। लिखो पैरा 4। पैरा 4। पैरा 4 क्या बोलता है लिखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओ फिर दोबारा आ गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मुझे बताओ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तो आप कहां पे पढ़ के आए थे? 7(1)(b) में। सर 7(1)(b) में भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस था, अब यहां पर भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, तो यहां और वहां पे फर्क क्या है? लिखो, लिखो फर्क क्या है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अच्छा वहां पे क्या था? फॉर अ कंसिडरेशन। फॉर अ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन होगा तो मैं बोल रहा था तभी 7(1)(b) में, तभी 7(1)(b) में क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। और अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो मैंने बोला था एज पर 7(1)(b) तो वो क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर देखो मैंने वहां लिखवाया भी था, बट अगर 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 शेड्यूल 1 के पैरा 4 में, ये देखो ये लिखा हुआ, ये रहा, ये देखो, अगर शेड्यूल 1 के पैरा 4 में वो मेंशन्ड है कि आपकी वो वाली फ्री सर्विस इंपोर्ट हुई है तो फिर उस पर जीएसटी आ जाएगा। देखो क्या लाइन लिखी थी, फ्री इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट लाइबल टू जीएसटी अनलेस मेंशन्ड इन पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। अगर आप फ्री सर्विस इंपोर्ट करते हो तो फिर उस पर जीएसटी नहीं है, अगर अगर वो पैरा 4 वाली सर्विस नहीं है तो। पर अगर वो पैरा 4 में कवर हो गई तो फिर वो फ्री भी इंपोर्ट अगर होगी ना तो भी हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको जीएसटी में कवर करेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा, हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। समझ में आई बात? लिखना इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, लिखो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। पर सर ये कौन सा केस है? ये एक स्पेशल केस है, लिखो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट, और फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो यहां पर कहानी में पहला ट्विस्ट तो क्या आ गया कि जो आपको सर्विस इंपोर्ट होनी चाहिए वो आपको किससे इंपोर्ट हो रही है? रिलेटेड पर्सन से। यानी ये सर्विस इंपोर्टेशन किसके बीच में चल रहा है? रिलेटेड पर्सन के बीच में चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है? रिलेटेड पर्सन के बीच में चल रहा है। विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि विद कंसिडरेशन अगर हो गई, अच्छा विद कंसिडरेशन रिलेटेड में हो अनरिलेटेड में हो वो तो वैसे ही 7(1)(b) में कवर है। विदाउट कंसिडरेशन अगर अनरिलेटेड में होगी तो वो कहीं कवर्ड ही नहीं है, बट अगर रिलेटेड में हुई तो वो यहां कवर हो जाएगा पैरा 4 में। विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट हुआ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और होनी भी किसके लिए चाहिए? बिजनेस के लिए। यानी अगर रिलेटेड से हो रहा है और पर्सनल के लिए हो रहा है तो भी पैरा 4 में कवर्ड नहीं है। ओ यानी पैरा 4 को अच्छे समझना पड़ेगा। अभी रुको, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको पढ़ो और इसमें देखो कितने क्लॉज कनेक्ट हो रहे हैं एक साथ। मतलब क्लॉज कनेक्ट हो रहा है मतलब इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं।
देखो क्या क्या है इसके अंदर, सी दिस। ये क्या बोल रहा है, पैरा 4 में कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है सुनना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, मैं इसके टुकड़े तोड़ देता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, अनरिलेटेड से होगा तो पैरा 4 में कवर नहीं है। अब देखो मैं सारे केस बताता जा रहा हूं, अनरिलेटेड से होगा पैरा 4 में कवर नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो पैरा 4 लगेगा, अगर विद कंसिडरेशन हुआ तो, अगर विद कंसिडरेशन हुआ तो विद कंसिडरेशन में पैरा 4 नहीं लगेगा, इससे बाहर हो गया, पर वो तो 7(1)(b) में कवर हो जाएगा, वो तो 7(1)(b) में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यानी अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा, रिलेटेड से करा, विदाउट कंसिडरेशन करा, बट पर्सनल के लिए करा, तो भी वो पैरा 4 में कवर नहीं होगा। पैरा 4 में कब कब कवर हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, रिलेटेड से होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो हम उसे क्या मानेंगे, तो हम उसे क्या मानेंगे, सप्लाई मान लेंगे। 7(1)(b) में तो क्या है, 7(1)(b) में तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज अ सप्लाई, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज अ सप्लाई, बट वो इंपोर्टेशन विद कंसिडरेशन होना चाहिए बस। फिर चाहे आप किसी से भी करो, रिलेटेड से करो, अनरिलेटेड से करो, वो तो वैसे भी आपका 7(1)(b) में कवर हो जाएगा। फिर चाहे आप उसको रिलेटेड से करो, चाहे आप उसको अनरिलेटेड से करो, वो 7(1)(b) में कवर हो जाएगा। बस 7(1)(b) में जाने की एक कंडीशन है कि चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए ना हो, it is to be considered as import of service if it is for a consideration, but if it is without consideration then there is only one case when without consideration उसको हम कवर कर रहे हैं। विदाउट कंसिडरेशन वाली इंपोर्ट ऑफ सर्विस तभी कवर हो रही है जब वो रिलेटेड से हो रही है और बिजनेस के लिए हो रही है, जब वो रिलेटेड से हो रही है और बिजनेस के लिए हो रही है, जब वो रिलेटेड से हो रही है और बिजनेस के लिए हो रही है। समझ में आ गई बात। एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, यार सर आप बार बार बोले जा रहे हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होता क्या? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि आप बार बार इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ा रहे हो सप्लाई में, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में तो बात ही नहीं की। तो बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर क्या लगेगा, कस्टम। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। उसमें कस्टम्स में ही एक उसमें कस्टम्स में ही एक क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जो कि कॉम्पेंसेट करेगा किसको, जीएसटी को एक तरीके से। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लगेगा, कस्टम। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लगेगा, कस्टम। समझ में आ गई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लगेगा, कस्टम। क्लियर क्लियर क्लियर। इसका एक चार्ट बनवाऊं तुम्हें मैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पहले चेक करो, विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। हाँ जी, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन।
और विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपने विद कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा, अगर आपने विद कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा, तो चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, इट इज अ सप्लाई एज पर 7(1)(b), एज पर 7(1)(b, ये तो सप्लाई माना जाएगा। अब इसको भी चेक करो अगर ये रिलेटेड से हुआ है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई है एज पर पैरा 4, तो ये सप्लाई है पैरा 4 के हिसाब से। अदर केस कोई भी बनेगा ना, मैं बोल रहा हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अदर का केस कोई भी बन जाए, इसके अलावा कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। नॉट अ सप्लाई। समझ में आ गई बात? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी, प्लीज प्लीज टेल फास्ट। क्लियर है यहां तक? चलो अभी मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि मेरी अब दूसरी क्लास है, तो आई हैव टू गो देयर। तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और ग्रुप में और टेलीग्राम में मैं इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी हार्ड, समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच।